हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, भारत हमेशा से अपनी समावेशी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध रहा है। अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो LGBTQIA+ के अधिकारों की बात बहुत सारे देशों में होती रही है। लेकिन भारत की बात की जाए तो भारत में पिछले 6-7 वर्षों में, स्पेशली अगर हम कहें तो 2014 के केस के बाद, जो नालसा बनाम भारत संघ वाला बात था, उसके बाद कहीं ना कहीं एक प्रवृत्ति सरकारों में या न्यायालयों में देखने को मिल रही है, जहां पे इस समावेशी यानी कि इंक्लूसिव डेफिनेशन के अंदर LGBTQIA+ समुदाय को भी लगातार रखा जा रहा है। आज हम जिस विषय को लेकर आपके सामने हाजिर हैं, जहां पे हम बात करेंगे कि पहली बार भारत में किसी प्रदेश ने जो संपत्ति के अधिकार है, जो विरासत के अधिकार है, जो सक्सेशन एक्ट होते हैं ना, उनके लिए ट्रांसजेंडर और किन्नर समुदायों की बात की है, इंटरसेक्स की बात भी की है। जैसे ट्रांसजेंडर्स की चर्चा बहुत रहती है। जैसे जब मैं नालसा अधिनियम की बात करता हूं, या उसके बाद जब ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर के रूप में माना गया, जॉब में उनकी सिक्योरिटी की बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से ट्रांसजेंडर से जुड़े विषय बहुत चर्चा में रहे। कुछ दिनों पहले मैंने आपको ट्रांस पेरेंट्स के बारे में भी बताया, ट्रांस वकील के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर आप देखोगे तो किन्नरों की जब बात होती है, इंटरसेक्स की जब बात हो रही है ना, ये पहली बार इस प्रकार से सामने आ रही है। मैं अक्सर जब किसी सामाजिक संस्थान में या जब बच्चों से बात करता हूं, तो मैं कहता हूं कि भारत में जिनका पिछड़ापन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा सामाजिक रूप से भी, वो किन्नर समुदाय के लोग हैं। उनको अब समुदाय कहना बहुत अच्छा नहीं है, वे सभी लोग जिनको समाज किन्नर कहता है, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा साइडलाइन किया गया। तो पहली बार जब तमिलनाडु की सरकार कोई बेहतर कदम उठा रही है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके सभी पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे। हम बात करेंगे कि वैश्विक स्तर पे क्या कोई ऐसा उदाहरण है जो शायद से बड़े देशों के लिए मिसाल हो। हम भारत में भी विभिन्न प्रदेशों की बात करेंगे, जहां पे देखेंगे कि उन प्रदेशों की क्या स्थिति है, कौन इसमें बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये मेरे टेलीग्राम का है, ये इधर इंस्टाग्राम है। आप स्कैन करके या नीचे जो टर्म्स दिए हैं आप इनको सर्च बॉक्स में डाल के आप इसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या है, पहले चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा 1 अगस्त 2025 को जारी की गई जो राज्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति नीति है, उसमें उन्होंने जो ट्रांसजेंडर वर्ग है, जो किन्नर समुदाय है, इनके लिए संपत्ति के अधिकार को प्रमुखता से सामने रखने की बात कही। अब जैसे कृषि भूमि हस्तांतरण की बात की जाए, वो राज्य के हक में आता है, तो वो ये कर सकते हैं। और इस बाबत उन्होंने बाकायदा प्रेस में भी बताया, जो न्यूज़ में भी रहा। तो उन्होंने क्या किया कि लैंगिक अल्पसंख्यकों के लिए गरिमा, समानता और भेदभाव मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 5 वर्षीय रोड मैप इन्होंने प्रस्तुत किया अपनी नीति में। ह्यूज थिंग ना, बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत में जिस प्रकार की शुरुआत दिख रही है, मैं केरल की बात करूं, मैं अभी तमिलनाडु की बात करूं, तो ये एक सकारात्मक कदम है। और वो समाज जो इस LGBTQIA+ समुदाय को हमेशा बहिष्कृत करना चाहता है, उसको कहीं ना कहीं सीखना चाहिए, थोड़ा सा हृदयता बढ़ानी चाहिए। जैसे सरकारें कर रही हैं, आप भी थोड़ा सा अपना स्पैन बढ़ाइए और उस पर बात कीजिए। चलिए, मैं बताता चलूं कि हमारे यहाँ पे जो हमारे प्रतिज्ञा बैचेस हैं, आप देख सकते हैं, अगस्त हिंदी बैच की डेट आ गई है ना। 12 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है। और 2028 की बात करें, 29 की बात करें या 27 की बात करें, मतलब अगले जो 4 वर्ष हैं, चारों वर्षों के लिए अलग अलग बैचेस भी हैं। हमारे प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच है, हमारे लिए प्रतिज्ञा लॉन्ग टर्म बैच है। और देखिए, लिखा है 2026 और 27 के लिए भी बैच उपलब्ध है। इंग्लिश में भी उपलब्ध है, हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है। अब इस दौरान अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको अधिकतम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम भी उन बच्चों को, स्टडी IQ अपनी समावेशी नीति के तहत उन बच्चों को प्रमुखता से सामने रखती है जो बच्चे कहीं ना कहीं धन के अभाव के कारण बहुत सारे बैचेस में नहीं जुड़ पाते। आप यहाँ पे विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको एक बड़ा अमाउंट मिलेगा जो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। डिटेल आपको नीचे लिंक के द्वारा, हमारी ऐप या वेबसाइट के द्वारा भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, बात करें अगर तो क्या है वर्तमान स्थिति और समस्याएं क्या है। तो अगर हम बात करें हिंदू उत्तराधिकार 1956 का जो अधिनियम है और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम जो 1925 है, इसमें जो उत्तराधिकारी हैं उनके लिए सिर्फ एक बाइनरी सेट कर दी गई है, या तो पुरुष या तो महिला, द्विलिंगी व्यवस्था है बस वहां पे। इसके अलावा किसी तीसरे लिंग की कोई जगह नहीं है।
अभी कुछ दिनों पहले जब मैं ट्रांस पेरेंट्स की बात कर रहा था, भारत के पहले ट्रांस पेरेंट्स की बात कर रहा था, तो वहां पे भी इस प्रकार की व्यवस्था आई थी कि पेरेंट्स के कॉलम में या माता या पिता का ही वहां पे वर्णन हो सकता था। वहां पे ऐतिहासिक निर्णय है जहां पे वहां पे पेरेंट्स के कॉलम में माता पिता इन अ कॉमन वर्ड लिखा गया। तो इस प्रकार के बदलाव वहां पे तो किए गए केरल में, लेकिन ये तो बड़ा अधिनियम है, बड़े स्तर पे बदलाव जरूरी है। लेकिन चूंकि तमिलनाडु की सरकार प्रतिबद्ध है तो इस दिशा में वो कोशिश कर रहे हैं, जहां पे वो लिखा है ना कि उत्तराधिकारियों को केवल पुरुष या महिला के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्ति अक्सर उत्तराधिकार अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, जो पुराना नियम था। इसमें तमिलनाडु की सरकार कहीं ना कहीं इस दिशा में प्रयास कर रही है कि उनको भी संपत्ति के अधिकार मिले, है ना। उनके मानवाधिकारों में भी संपत्ति आती है तो उनको भी मिलना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें इसके आगे की, तो तमिलनाडु नीति के प्रावधान क्या क्या हैं देख लेते हैं। तो जो नई नीति है उसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है, ठीक है। उसमें उन्होंने कोशिश की है कि उसमें कुछ बदलाव किए जाएं। ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स, ठीक है। ट्रांसजेंडर, पहले मैं बता देता हूं कि ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स में डिफरेंस क्या है, शायद यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ट्रांसजेंडर वे लोग हैं जो यदि पुरुष के रूप में उन्होंने जन्म लिया है तो उनको अपनी गतिविधियां या उनको जो भाव भंगिमाएं या अंदर से महिला वाली फीलिंग आती है और फिर वो ट्रांस वुमेन बन जाते हैं आफ्टर ऑपरेशन एंड आफ्टर मेनी थेरेपीज एंड ऑल। एंड वे लोग महिला के रूप में जन्म लेते हैं, उनको लगता है कि उनमें पुरुषोचित गुण बहुत सारे हैं, तो वो ट्रांस मैन के रूप में, ट्रांस पुरुष के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार से इंटरसेक्स वे लोग हैं जिनको हम लोग किन्नर कहते हैं, और समाज में बहुत सारे अजीब से शब्द भी इनके साथ प्रयोग किए जाते हैं जो नहीं किए जाने चाहिए। तो इंटरसेक्स वे लोग हैं जो जिनके शरीर में पुरुष और महिला दोनों के जो अंग प्रत्यंग होते हैं उनका वो दिखते हैं उसमें, मतलब पुरुष और महिला दोनों के गुण रहते हैं अंगों के द्वारा भी, ठीक है। तो उन्हें इंटरसेक्स कहते हैं। आपने मतलब एक डेरोगेटरी टर्म है, जैसे हिजड़ा कहते हैं। किन्नर को भी मैं बहुत सभ्य शब्द तो नहीं मानता, लेकिन उनके लिए प्रयुक्त होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्तियों के लिए उत्तराधिकार अधिकारों की गारंटी देता है। यह एक अभूतपूर्व कदम है, क्योंकि देख लीजिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करता है। कम से कम इनके लिए तो है। संपूर्ण समाज से जब आप बहिष्कृत कर देते हो तो कितने सारे मानवाधिकार जाते हैं। कम से कम ये अधिकार तो ऐसा है जो वो अपने पेरेंट्स से ले रहा है, समाज से नहीं ले रहा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, कानूनी मान्यता प्रदान करता है जो अब तक अनुपस्थित थी। कानूनी मान्यता प्रदान करता है जो अनुपस्थित थी, नहीं थी। मैंने बताया ना, द्विलिंगी व्यवस्था है, पुरुष या महिला के लिए, और तो नहीं है इसमें। और क्या है, सामाजिक सुरक्षा का एक नया आयाम जोड़ता है, सामाजिक सुरक्षा का, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी भी जरूरी है ना। देखो एक बात बताते हैं, वो ये तमिलनाडु की सरकार ये कहना चाह रही है कि इनको जो संपत्ति का अधिकार मिल रहा है वो उनके परिवार से मिल रहा है, आपके समाज के 4 लोग जो सोचते हैं उनके परिवार से नहीं। तो वो उनका हक है जो मिल जाना चाहिए, ये ऐसा ये कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय प्रभाव और मिसाल, तो तमिलनाडु का ये कदम अन्य राज्यों के लिए एक बहुत अच्छा मॉडल बन सकता है। उत्तर प्रदेश ने कृषि भूमि के लिए ट्रांसजेंडर उत्तराधिकार अधिकारों को शामिल किया हुआ है। गुड डिसीजन बाय यूपी गवर्नमेंट, वेरी लॉन्ग अगो, ठीक है। मध्य प्रदेश ने भी कुछ प्रावधान किए हैं, लेकिन तमिलनाडु की नीति सबसे अलग है। प्रॉपर प्रावधान में ही मेंशन कर दिया कि उत्तराधिकार के द्वारा आपको भी संपत्ति मिलेगी। अभी कुछ और स्टेट्स की बात करेंगे, लास्ट में मैंने एक स्लाइड और जोड़ दी है जहां पे थोड़ा सा डिटेल में आपको और पता चल सके। लास्ट मैंने इसमें जोड़ा है, मैं उस पर बात करूंगा, ठीक है। चलिए, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मानदंड देखें तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा देश इस लिस्ट में है जो अमूमन इस प्रकार की चीजों में बहुत पीछे रहता है, बट ठीक है। पाकिस्तान का जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम है 2018 का, एक प्रगतिशील उदाहरण है किस चीज का, जिसमें उत्तराधिकार अधिकारों के लिए विशिष्ट प्रावधान है। क्या है, जन्म के समय महिला घोषित व्यक्ति जो बाद में पुरुष पहचान करता है वह पुरुष के रूप में संपत्ति का वारिस बन सकता है। और क्या है, नॉन बाइनरी व्यक्तियों के लिए पुरुष और महिला वारिसों के हिस्से का औसत मिलता है। नॉन बाइनरी मतलब वो जो पुरुष और महिला के बाइनरी से बाहर के हैं, यानी कि LGBTQIA+ में जो वर्ग, बेसिकली आप ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स को इसमें जोड़ सकते हैं, जिनके लिए यहाँ पे व्यवस्था है पाकिस्तान में। सोचो, बड़ा ही वैसे तो दया आती है बहुत सारी चीज़ों को देख के पाकिस्तान में, लेकिन बहुत सारी बुराइयों में शायद कुछ अच्छाई उनके में है, तो कुछ उन्होंने शायद यहाँ पे किया। वैसे तो उनका जो ढंग है, चाहे आप उनकी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को देख लीजिए, चाहे उनके आप बिहेवियर को देख लीजिए, कुछ भी क्या कहते हैं, शाबाशी दिए जाने लायक तो नहीं है उनका पाकिस्तान का। खैर, आगे बात कर लेते हैं। चले, क्या है भारत में चुनौतियां, क्या है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जो मुख्य चुनौतियां से क्या है, 92% ट्रांसजेंडर लोग, और इंटरसेक्स में तो मैं कह सकूँ लगभग 99%,
आर्थिक बहिष्करण का सामना करते हैं। 48% ऐसे हैं जिनको रोजगार मिला नहीं है, नियम बन चुके हैं लेकिन रोजगार मिले नहीं है, और ये ILO की, इंडियन जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी रिपोर्ट है, ठीक है। 31% आत्महत्या करते हैं और 50% जो है वो 20 साल की उम्र से पहले आत्महत्या कर लेते हैं, जो सामाजिक दबाव होता है। आजकल तो इसके बारे में जागरूकता भी बढ़ रही है, पहले जागरूकता नहीं थी, बीमारी मानी जाती थी, दबा दिया जाता था बात को, आवाज को, लेकिन अब शायद उठ रही है। केवल 8% के पास आधार कार्ड या वोटर ID है जो उनकी लिंग पहचान को मान्यता देता है, जो उनकी जो नई लिंग पहचान है उसको मान्यता देता है, ये बात है, ठीक है। चलो, ये समस्याएं हैं कुछ, ठीक है। कानूनी और संवैधानिक कायम क्या है? संवैधानिक सिद्धांत, भारतीय संविधान लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। नालसा बनाम भारत संघ, जिसको शुरुआत में मैंने बताया था, बड़ा ही ऐतिहासिक केस था, कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा कि क्या निर्णय था उसमें। के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी जॉब के लिए, ठीक है। क्या है? ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है ये भी बना, लेकिन कुछ चुनौतियां हैं, ठीक है। उन चुनौतियों की सीमाओं की बात कर लेते हैं। क्या है? 2019 का जो ये केंद्रीय अधिनियम है, ये आवास के भेदभाव को सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन उत्तराधिकार अधिकारों पे ये मौन है। जो अभी तमिलनाडु ने उत्तराधिकार के अधिकारों की बात की, वो उसके लिए ये मौन है, जबकि स्पेसिफिक ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए ही बना हुआ था। और एक और काबिले तारीफ बात है, जो वहां पे इंटरसेक्स यानी कि जो किन्नर समुदाय के लोग हैं उनके लिए जो बात की गई है वो भी काबिले तारीफ है, जो अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, जो मैं भी बता रहा था अन्य राज्यों से तुलना, तो केरल ट्रांसजेंडर नीति में बहुत तगड़ी है। मैंने भी आपको ट्रांस वुमेन राइट्स, ट्रांस पेरेंट्स के राइट्स के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है। ओडिशा का क्या है? किन्नर समुदाय की मान्यता है, वहाँ पे उनको मान्यता मिली है, शायद बाद में अधिकार भी मिले बेहतर तरीके से। कर्नाटक में शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर किन्नर और ट्रांसजेंडर के एरिया में बहुत काम किया जा रहा है। दिल्ली में आवास और रोजगार की योजनाएं स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर्स के लिए लाई जा रही हैं, विच इज अ गुड सिंबल, ठीक है, जहां पे ये सरकारें बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। चलिए, अंततः निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं, तो क्या कह सकते हैं? ये जो नीति है 2025 ऐतिहासिक है, बहुत शानदार पहल है। इंक्लूसिविटी यानी कि समावेशीपन को बढ़ावा देने वाली पहल है। सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के क्षेत्र में एक अग्रणी इसकी योगदान हमेशा से माना जाएगा। नई मिसाल स्थापित करती है, क्यों? क्योंकि इसके पहले किसी राज्य ने इतने वृहत स्तर पे, इतने मूल से, बेसिक सी चीज पे कभी कोई बात नहीं की थी, नई योजना लाई थी, ठीक है। संपत्ति के अधिकार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आवास के क्षेत्र में समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, विच शुड बी अ न्यू चैप्टर। निश्चित तौर पे एक नया चैप्टर ये बनाएगा भविष्य में, ठीक है। उत्तराधिकारी अधिकारों में जो संशोधन है, क्रांतिकारी कदम है। हम सबको एक देश के तौर पे, समाज के रूप में उनका स्वागत करना चाहिए। मुझे पता है कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप में से बहुत सारे लोग लिखेंगे कि सर इन सब चीज़ों की क्यों बात कर रहे हो, ये मानसिक रूप से एक क्या कहते हैं, बीमारी है, ऐसी कुछ। देखो यार, आप सब पढ़े लिखे हो, मैं मानता हूँ। चैतन्य अवस्था में एक बार गूगल पे सर्च करके देखना कि चाहे जितने डॉक्टर हों, जिस प्रकार के लोग हों, जो पढ़ा लिखा समाज है वो इस बात को मानता है कि ऐसी कोई मानसिक बीमारी नहीं है। सबके शरीर के अपने अपने ओरिएंटेशन होते हैं और उस ओरिएंटेशन के साथ समाज में आने के लिए वो स्वतंत्र है, ठीक है। भारत में भी, चाहे हम उच्चतम न्यायालय की बात करें या विभिन्न उच्च न्यायालयों की बात करें, समय समय पे उन्होंने इनको और इनके अधिकारों को मान्यता देने के प्रयास किए हैं। तो आप भी समझिए, अगर आप कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार का हेट कमेंट कर रहे हैं तो आप उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों की अवमानना कर रहे हैं, बस ये समझ लीजिए, ठीक है। बाकी तो आप यूपीएससी को अगर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो इससे बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये निर्णय आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। बाकी बताता चलो, हिंदी साहित्य का जो बैच शुरू हुआ 26 जुलाई से, 10 अगस्त को उसमें एडमिशन क्लोज हो जाएगा, और विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप अधिकतम डिस्काउंट पा सकते हैं हमारे हिंदी साहित्य के इस बैच में, ठीक है। और ये जो बैच है ये शुरू हो रहा है कबीरदास से, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऐप या वेबसाइट के द्वारा हिंदी साहित्य से जुड़ सकते हैं। मैं ही पढ़ाता हूं इसमें, अगर आप जुड़ना चाहते हैं। एक बार फिर से मैं अपने हैंडल्स को बता देता हूं। ये मेरा टेलीग्राम है, स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या ऑफिशियल विकास डालेंगे तो। ये इंस्टाग्राम का है, स्कैन करके जुड़ सकते हैं, या इट्स विकास लाइव डालेंगे तो भी आप मेरे सीधे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ पे एक नई दिशा, एक नई क्रांतिकारी पहल के बारे में जो तमिलनाडु सरकार का प्रयास है, निश्चित तौर पे एक स्वागत योग्य कदम है। बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो दमित, शोषित, वंचित रह जाते हैं, उनके लिए अगर सरकारें काम करती हैं, जो इसीलिए चुनी भी जाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका क्या मानना है इस पे।
आशा करता हूं कि सकारात्मक तरीके से, तार्किक और रैशनल तरीके से आप कमेंट करेंगे। ठीक है, वो फर्जी वाले और वो ट्रोलिंग वाले कमेंट वैसे भी कोई नहीं पढ़ता, आप समय वेस्ट करोगे। तार्किक क्रिएटिव कमेंट रहेंगे तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।